A very good morning to all of you. Today we are going to start very first chapter of this unit, that is business and introduction. Firstly, we discuss what is business. The term business is derived from the word busy. It means business means being busy. In a specific sense, business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, and sale of goods, services with a view to earning profit. Main motive क्या है यहाँ पर? Profit earn करना. The activity may consist of production or purchase of goods for sale, or we can say that exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of other people. We all are human beings, and all human beings have different types of needs. So, in order to fulfill those needs, they have to perform some activities. Human activities are classified into two categories, that is economic and non-economic activities. हम सभी ह्यूमन बींग्स जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम उनको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं. देखो, सभी ह्यूमन बींग्स को अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करना है. वो नीड्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल भी हैं, मेंटल भी हैं और इकोनॉमिक नीड्स भी हैं. उन सभी नीड्स की हेल्प से हम अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसको स्मूथली कंडक्ट कर पाते हैं, उसको सही चला पाते हैं. तो फर्स्ट एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी. यानी कि पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जा रही है वो एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लाइक ए वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री, टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस. Other one is non-economic activity. It refers to that activity which is undertaken with the objective of getting psychological satisfaction. कुछ एक्टिविटीज़ हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो वो हमें मेंटल पीस देती हैं, हम मेंटली उनसे हैप्पी रहते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है. उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे. ए टीचर टीचिंग हर डॉटर एट होम. कोई भी टीचर अपने बच्चे को घर पर पढ़ा रहा है जिससे उसे एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है. ये कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एक बॉय है, वो एक ओल्ड एज पर्सन को रोड क्रॉस करवा देता है जिससे उसे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने आज एक बहुत अच्छा काम किया है. ये कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब कुछ और एग्जांपल्स हम इससे रिलेटेड ट्राई करेंगे. फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हिज ओन कंजम्पशन. अब अपने कंजम्पशन के लिए एक फार्मर अपने फार्म हाउस में, अपने जो उसका लैंड एरिया है उसमें जो है कुछ राइस, कुछ वीट जो है वो उगा रहा है, तो ग्रो कर रहा है. तो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि उसने मनी नहीं अर्न करनी, अपने कंजम्पशन के लिए कर रहा है वो. ए फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग्स फॉर सेल इन द मार्केट. अब मार्केट में सेल करना है यानी कि उसके पास क्या आएगी? मनी. तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी. पर्सन बैगिंग एट ए बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन. अब मनी से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है तो इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. फोर्थ वन इज सर्विसेज ऑफ डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड चोर्स एट एन एम्प्लॉयर्स हाउस. एक पर्सन के घर पर उसने कोई मेड, कोई सर्वेंट अपने हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसके हेल्प के लिए, अपने घर के काम की हेल्प के लिए कोई सर्वेंट, कोई मेड अपॉइंट की है. अब ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है. अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल भी इससे रिलेटेड है, उसको आप ध्यान से समझेंगे. सर्विसेज ऑफ ए हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड चोर्स एट होम. एक हाउस वाइफ अपने घर का काम करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, इट इज़ नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि हाउस वाइफ जो भी कर रही है वो एक मेड और एक सर्वेंट की तरह नहीं कर रही, वो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आपको हैप्पी रखने के लिए कि मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, उसे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है. तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नॉन इकोनॉमिक रहेंगी, और जो मनी अर्न करने के लिए एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो सब एक्टिविटीज़
इकोनॉमिक का पार्ट बनेंगी। Economic activities can be divided into three categories: business, profession and employment. अब इस पूरे चैप्टर में हम इन तीनों कैटेगरीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हमने लर्न करने हैं। बिजनेस और उसके फीचर्स, प्रोफेशन और उसके फीचर्स, एम्प्लॉयमेंट और उसके फीचर्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें से रहता है बेटा बिजनेस का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Firstly, we are going to discuss the concept of business. Business refers to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services. अब यहाँ पर 3-4 वर्ड्स हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि मनी अर्न करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट इज रेगुलर बेसिस। हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को बिजनेस का पार्ट बनाएंगे जो रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं। जो रैंडम बेसिस पर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, कभी कभी की जाती हैं, उनको हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो हम उसे बिजनेस की कैटेगरी में जो है वो स्टैंड नहीं करते। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स आप सभी को पता है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सभी गुड्स में आते हैं। अब अगर आप कोई सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हो तो वो सर्विसेज भी किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे जिससे और क्लैरिटी होगी। 2 एग्जांपल्स यहाँ मैंने सिलेक्ट किए हैं। फर्स्ट वन इज ए क्लोथ शॉप। एक क्लोथ शॉप जहाँ पर एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है? क्लोथ्स को बॉट करता है, यानी कि पहले खरीदता है सप्लायर से एंड देन सोल्ड टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट वन इज ए ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही है? गुड्स को सेल करने का काम नहीं कर रही, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। वो एक सप्लायर से गुड्स कैरी करती है और उन गुड्स को कहाँ ले जाती है? नेक्स्ट रिटेलर्स और होलसेलर्स के पास सप्लाई करती है। यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। और क्लोथ मर्चेंट का काम क्या है? प्रोडक्ट को, गुड्स को सेल करना। दैट इज services and goods, both concepts lie in the concept of business. Now come to the characteristics of business. First one is economic activity. Business is considered as an economic activity as it is undertaken with the objective of earning money. यानी कि business का main motive ही क्या है? पैसा कमाना business का motive है। Second one is procurement of goods and services. Business includes all the activities concerned with the production or procurement of goods and services for sale. Services include transportation, जिसको भी हमने पीछे एग्जाम्पल में भी लिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट। इस तरह के हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं सर्विसेज को क्लियर करने के लिए। बैंक क्या कर रहा है? अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं? कस्टमर के रिस्क को कवर करती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। किसके बदले में? वो उनसे क्या लेती हैं? प्रीमियम लेती हैं। प्रीमियम लिया और बदले में उनको सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड की। थर्ड वन इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सेल और एक्सचेंज किसके बीच में होता है? बायर और सेलर के बीच में। यानी कि बिजनेस में मिनिमम 2 पार्टीज का होना कंपल्सरी है। वन इज बायर एंड अदर इज सेलर। फोर्थ वन इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा ये। There should be regularity in dealing of exchange of goods and services. One single transaction of sale or purchase does not constitute business. एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपने अगर कर ली तो हम उसको बिजनेस नहीं करेंगे। हम अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम उस एक्टिविटी को हम बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम इसको। एक बिजनेसमैन है जिसका रूटीन में काम क्या है कि वो कार सेल करता है।
ओल्ड कार्स भी सेल करता है, न्यू कार्स भी सेल करता है, ठीक है। कभी उसकी 5 कार सेल हो रही हैं, कभी उसकी 1 कार भी किसी दिन सेल नहीं होती है, तो भी उसको हम बिजनेसमैन की कैटेगरी में ही खड़ा करेंगे। अब मेरे पास भी एक कार है और मैं उस कार को सेल कर देती हूँ, तो क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। मेरे पास 1 कार थी, जिस कार को मैं अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करती थी, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करती थी, और वो कार मैंने सेल कर दी, तो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का पार्ट सिर्फ क्या है? जो एक पर्सन रेगुलर डीलिंग्स में लेकर चल रहा है, वही सिर्फ बिजनेस का पार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस में लॉसेस नहीं होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बिजनेस को किस पर्पस से कंडक्ट कर रहा है, उसका मेन मोटिव ही क्या है? वो है प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। Every business invests money with the objective of earning profit. However, there is always a possibility of losses. पॉसिबिलिटी रहती है, हर कदम पर बिजनेसमैन को डर रहता है कि कहीं उसे लॉस ना हो जाए। वो उन लॉस को कंपनसेट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ परचेज करता है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़, वो थेफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अपने रिस्क को कवर करने के लिए परचेज करता है। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क because future is uncertain and the business has no control over several factors like strikes conducted by employees, fire, theft, चेंज इन कस्टमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर। इस तरह से बहुत सारे रिस्क हमारे बिजनेस में रहते हैं, जिनके लिए बिजनेसमैन को अवेयर रहना पड़ता है। लास्ट फीचर इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी, देयर यूटिलिटी इज एनहांस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन। From the economic point of view, utility is created various ways, like the utility of place, utility of form, time utility and ownership utility. Very important concept है बेटा, 1 mark 3 mark के questions में mostly ये concept use होता है। सबसे फर्स्ट हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूटिलिटी का मीनिंग क्लियर करेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी मीन्स होता है किसी भी प्रोडक्ट का यूज़, उसकी उपयोगिता। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम ये चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी है या नहीं है। तो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को क्रिएट कौन करता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अगर ये चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में हमेशा सेल होता रहे, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ऑलवेज इंक्रीज होती रहे, तो बिजनेसमैन को खुद अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी को मेंटेन रखना होता है। तो बिजनेसमैन किस तरह से अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी को मेंटेन रख सकता है? फर्स्ट वन इज़ प्लेस यूटिलिटी। अब एक प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर होता है। अगर वो बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल हो, तो उसे अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करानी पड़ती है हर पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। एक प्रोडक्ट मुंबई में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर उसका प्रोड्यूसर चाहता है कि वो ऑल ओवर इंडिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, तो ऑल ओवर इंडिया में उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराना किसकी ड्यूटी है? प्रोड्यूसर की ड्यूटी है। अब प्रोड्यूसर पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई किसकी हेल्प से करेगा? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से करेगा। तो प्लेस यूटिलिटी जो है वो किसकी हेल्प से जो है कवर हो रही है? वो है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्म यूटिलिटी। प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट को अलग अलग फॉर्म मीन्स साइज़, अलग अलग साइजेज़ में मार्केट में उतारना पड़ता है, क्योंकि हर कस्टमर की नीड क्या होती है? अलग अलग होती है, और वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। यहाँ मैं एग्जांपल लूँगी एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल का। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल मार्केट में 250 ml, 300 ml, 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर, इन सब साइजेज़ में अवेलेबल है।
अब अगर आपको अकेले कोल्ड ड्रिंक पीना है तो आप 250 और 300 ml का जो केन है या बॉटल है उसको प्रेफर करोगे। आप 5 और 10 फ्रेंड्स हो, आप सबको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो आप 1 लीटर या 2 लीटर का जो बॉटल है, बिग साइज़ का बॉटल है, उसको प्रेफर करोगे। ठीक है। अगर सप्लायर सिर्फ 2 लीटर का प्रोडक्ट ही मार्केट में उतारे और आपको अकेले कोल्ड ड्रिंक पीना हो तो क्या आप 2 लीटर की बॉटल हर टाइम परचेज करना सूटेबल समझोगे? नहीं समझोगे। फाइनली आप कोल्ड ड्रिंक परचेज ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी फोम यूटिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फोम यूटिलिटी मीन्स प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट को अलग अलग साइज़ में, अलग अलग फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल करवाना चाहिए जिससे उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट वन इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मीन्स कि हर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है लेकिन उसका कंजम्पशन जो है वो थ्रू आउट द ईयर होता है। अब उस कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच में बैलेंस बिठाने का काम कौन करता है? वेयर हाउस। वेयर हाउस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जिनका प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है और कंजम्पशन जो है वो थ्रू आउट द ईयर होता है। लास्ट वन इज ओनरशिप। जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी ऑनरशिप हमारे नाम पर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जैसे मैंने एक कार परचेज़ की, अब मैं ये चाहूँगी कि जिस कंपनी से मैं कार परचेज़ कर रही हूँ वो कंपनी मेरे नाम पर इस कार को ट्रांसफ़र कर दे, तभी मैं उसे 5 लाख 10 लाख जितने की भी मैंने कार परचेज़ किया देने के लिए रेडी होंगी। अगर वो कंपनी कहेगी कि ये कार की जो ऑनरशिप है वो हमारी कंपनी के नाम ही रहेगी, मान लो मैंने मारुति की कार परचेज़ की तो मारुति कहते हैं कि इस कंपनी की ऑनरशिप मारुति फर्म के नाम ही रहेगी, आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो क्या मैं अपनी मनी उनको देने के लिए रेडी होंगी? नहीं होंगी। ठीक है। तो इसीलिए जब हम ये चाहते हैं कि किसी फिक्स एसेट की ऑनरशिप जो है वो हमारे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए तो हम उसके लिए कुछ मनी पे करते हैं। अब यही ऑनरशिप क्या है? यूटिलिटी है हमारी। अब जब आप कोई भी अपने व्हीकल्स, हम सभी के पास व्हीकल्स हैं, कार हैं, स्कूटी, बाइक हैं, सब में एक आरसी होती है। आप सबको पता होगा कि आरसी में एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है। आप सभी के पास कार है, स्कूटी है, बाइक है, आप चेक कर सकते हो कि उसकी आरसी पर आपके किसी फैमिली मेम्बर का नाम होगा, आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, जिसकी ओनरशिप में हमने वो फिक्स्ड एसेट परचेज़ की है। तो ओनरशिप अगर ट्रांसफ़र ना हो तो कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज़ और सेल नहीं हो पाएगी। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ बिजनेस। ये सब फीचर्स जो थे बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करोगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोफेशन। Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society. It includes legal practice, means lawyer, medical practice means doctor, accounting practice means accountant, or we can say chartered accountant. अब यहाँ प्रोफेशन में दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। आप जो भी प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स मीन्स काम को करने के तरीके आने चाहिए आपको, उस प्रोफेशन को कैसे हैंडल करोगे आप। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट वन इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जिस प्रोफेशन को आप अडॉप्ट करने जा रहे हो उस प्रोफेशन की आपको स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है, आप ऑर्थो के डॉक्टर हो, आप गायनोलॉजिस्ट हो सकते हो, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो सकते हो, आप आई स्पेशलिस्ट हो सकते हो। तो आपको पर्टिकुलर फील्ड की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। उस फील्ड में आपने किस तरह से काम करना है आपको वो सब टेक्निक्स भी आनी चाहिए। सेकेंड वन इज फॉर्मलाइज मैथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब जो भी आप नॉलेज रखते हो, जिस भी प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन की आपके पास नॉलेज है, तो आपको पर्टिकुलर उस प्रोफेशन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे अगर आप डॉक्टर हो
आपने अपनी जो एजुकेशनल स्टडी है वो सब आपने कंप्लीट कर ली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर। वहाँ आपने जो स्टडी की उसके बेस पर आपको इंटर्नशिप करनी होगी, एक पर्टिकुलर सीनियर डॉक्टर के अंडर रहकर आपको काम करना होगा, वो आपकी इंटर्नशिप होगी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट किया है सीए बनेंगे, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो आपको पता होगा कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को 3 इयर्स एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर रहकर इंटर्नशिप करनी होती है, यानी कि ट्रेनिंग लेनी होती है। नेक्स्ट वन इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। जब भी हम कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं तो उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एसोसिएशन का पार्ट बनना होता है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोफेशन हैं और उनसे रिलेटेड कुछ एसोसिएशंस भी हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो जब भी हम कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे तो हमें उससे रिलेटेड प्रोफेशनल एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा, और उस प्रोफेशनल एसोसिएशन ने कुछ रूल रेगुलेशंस मेंटेन किए होंगे, दैट इज़ कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, और हमें उन सब कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपल्सरी होगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रियोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जिस भी प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर रहे हो उस प्रोफेशन का जो मेन मोटिव है वो है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि मनी अर्न करना। मनी अर्न करना किसका फीचर है? बिजनेस का फीचर है। ठीक है, बिजनेस जो है वो मनी अर्न करने के लिए प्रॉफिट मोटिव से इस्टेब्लिश किए जाते हैं, लेकिन जो प्रोफेशन है उनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर मनी अर्न नहीं की जाती, मनी अर्न करना उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। Now come to the third and last activity, that is employment. Employment is that economic activity under which people work for others and receive remuneration. Remuneration means salaries or wages in lieu thereof. The remuneration can be shape of salary and wages. जब भी हम किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं तो बदले में हमें सैलरीज, वेजेस, इस टाइप से हमारे को मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन इज सर्विस टू अदर्स। एक एम्प्लॉयर के अंडर रहकर एक एम्प्लॉय जब काम कर रहा है तो इट मीन्स वो दूसरों के लिए काम कर रहा है। पर्सनल सर्विस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा एम्प्लॉयमेंट का, कि हम एम्प्लॉय जो हैं वो अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे प्लेस पर कोई दूसरा पर्सन आकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ और मेरे प्लेस पर कोई दूसरा पर्सन आकर लेक्चर डिलीवर करेगा, नहीं। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आमतौर पर रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो हमारा थर्ड फीचर भी है कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब ये डिसाइड हो जाता है कि आप अपनी सर्विसेज पर्सनली दोगे, आप किसी दूसरे पर्सन को अपने प्लेस पर अपॉइंट नहीं कर सकते। और ये जो एग्रीमेंट होते हैं आमतौर पर रिटन होते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स ना हो। फोर्थ वन इज सर्वेंट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ऑनर और सर्वेंट की रिलेशनशिप होती है, यानी कि एम्प्लॉयर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है कि वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, डिसओबे नहीं करेगा। फिफ्थ वन इज नो नीड ऑफ कैपिटल। जब हम एम्प्लॉय की फॉर्म में काम करते हैं तो हमें कोई भी मनी इन्वेस्ट नहीं करनी होती। सारा का सारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारा स्ट्रक्चर वहाँ पर ऑप्ट हुआ है वो सारा स्ट्रक्चर कौन एस्टैब्लिश करता है? एम्प्लॉयर एस्टैब्लिश करता है। सारी की सारी मनी एम्प्लॉयर की होती है। जब एम्प्लॉयर मनी लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट उसकी है, तो एम्प्लॉय के लिए किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं रहता। लास्ट फीचर इज नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर
पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है और सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है. दैट्स ऑल अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. दैट इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. Now come to the objectives of business. Objectives of business means the purpose for which the business is established. One of the objective of business is to make profit and avoid losses, but it is not the sole objective of any business. However, any business unit cannot ignore the interest of its employees, customers and community and society as a whole. In other words, earning of profit cannot be objective of a business any more than eating is the objective of living. To sum up the objectives of classified as, one is economic and other one is social objectives. Now, first one is economic objective. Economic objectives are divided into three categories. One is profit earning, second is creation of customer, and third one is regular innovations. प्रॉफिट अर्निंग में क्या है कि बिजनेस को हम एस्टैब्लिश ही क्यों करते हैं, हमारा मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. अगर बिजनेस को प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहे हैं तो हमें बहुत जल्दी ही बिजनेस क्या करना पड़ सकता है, वाइंड अप करना पड़ सकता है. बिजनेस में हमें टू कैटेगरीज में प्रॉफिट रिसीव हो सकते हैं. वन इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड अदर इज़ सफिशिएंट प्रॉफिट. अब मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे क्रिएट होते हैं बिजनेसमैन को, कि वो कुछ अडल्ट्रेशन कर रहा है, स्टॉक होल्डिंग कर लेता है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा चार्ज करने शुरू कर देता है, स्टॉक में डेफिशिएंसी शो करने लग जाता है. ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ जब एक बिजनेसमैन करता है तो उसको जो प्रॉफिट अर्न होते हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं. लेकिन ये बात आपको नोटिस में रखनी होगी कि अगर किसी भी बिजनेसमैन को मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता. सेकेंड कैटेगरी इज़ सफिशेंट प्रॉफिट्स. अब जो सफिशेंट प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखते हैं, सप्लायर्स को सेटिस्फाइड रखते हैं, मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड रखते हैं, और इसी टाइप के बिजनेसमैन ही मार्केट में लॉन्ग सर्वाइवल करते हैं, लंबे टाइम तक अपनी मार्केट में आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं. सेकेंड वन इज़ क्रिएशन ऑफ कस्टमर. A business unit cannot survive unless there are customers to buy the product and services. Again, a businessman can earn profits only when he and she provides quality goods and services at a reasonable prices. For this, it needs to attract more customers for its existing as well as new products. अब आपको पता ही है कि कस्टमर क्या है, मार्केट का किंग है. कस्टमर के बिना मार्केट चल ही नहीं सकती, मार्केट की कोई वैल्यू ही नहीं है. ऐसी मार्केट जहाँ पर कस्टमर नहीं है उसे हम मार्केट का नाम ही नहीं दे सकते. अब अगर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके कस्टमर जो हैं उसके पास कंटिन्यू रहें, बने रहें, नए नए प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च करता रहे, पुराने प्रोडक्ट को भी टाइमली मार्केट में अच्छी सेल के साथ बेचता रहे, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर पाएगा. तो बिजनेस का जो मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर. नए नए कस्टमर्स को क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है. अपने प्रोडक्ट के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको मेंटेन रखना पड़ता है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास ना चले जाएं. आप देखते हो मार्केट में डेली बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट्स में आते रहते हैं, नए नए प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में अपने प्रोडक्ट लेकर आते रहते हैं. हो सकता है कि हमारा कस्टमर भी अपने प्रोडक्ट को छोड़कर, यानी कि पुराने प्रोडक्ट को छोड़कर नए प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाए. अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे. तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट मेंटेन रहें, हमारे प्रॉफिट इंक्रीज़ होते रहें. तो बिज़नेस का जो मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड कस्टमर्स. थर्ड वन इज़ रेगुलर इनोवेशंस. बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में लगातार कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस करते रहना चाहिए जिससे वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रख सके,
अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके ताकि उसके कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। हम अपनी एडवर्टीज़मेंट्स की हेल्प से कुछ नए इनोवेशंस जो होते हैं वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट में ये नए इनोवेशंस किए हैं ताकि कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ किंडर जॉय का। किंडर जॉय ने क्या किया, एक बॉय और एक गर्ल दो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारा। बॉय का जो किंडर जॉय है उसके अंदर बॉय से रिलेटेड गिफ्ट हैं, गर्ल का जो किंडर जॉय है उसमें गर्ल से रिलेटेड जो गिफ्ट्स हैं। अब ये क्या थी, उस कंपनी की एक न्यू इनोवेशन थी। अब इस इनोवेशन को उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर तक पहुंचाया और अब इससे जो है वो कस्टमर क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। चाइल्ड जो हैं उनको ये पता लगा कि हमारे से रिलेटेड इसके अंदर गिफ्ट है, वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। नाउ कम टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। Since business operates in a society by utilizing its resources, the society expects something in return for its welfare. देखो बिजनेस कहाँ से मिल रहा है, सोसाइटी से मिल रहा है। सोसाइटी के रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं तभी हम बिज़नेस को एस्टैब्लिश कर पाते हैं। तो अब बिज़नेस की ड्यूटी है कि वो सोसाइटी को कुछ रिटर्न भी करे। तो बिज़नेस किस फॉर्म में सोसाइटी को रिटर्न करेगा, वही बिज़नेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना ही हमारे बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव सोशल भी है। बिजनेसमैन को, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सोशल भी बनना पड़ता है, यानी कि जिस सोसाइटी से वो रिसोर्सेज ले रहा है रिटर्न में कुछ रिसोर्सेज देने भी पड़ते हैं। वो क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइजेस, कि आप अच्छी क्वालिटी का माल रिजनेबल प्राइजेस के ऊपर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करो। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिस सोसाइटी से आप इतने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो उस सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करो। जैसे कहीं प्लांटेशन करा दिया, किसी हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी दे दी, कहीं कोई फ्री डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा दिया, और बहुत सारे और ऐसे चैरिटेबल काम हो सकते हैं जो एक बिजनेसमैन कर सकता है। थर्ड वन इज़ फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। जिस भी इन्वेस्टर ने बिज़नेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो बिज़नेस की ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो उस इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट, अच्छा डिविडेंड रिटर्न में दे। लास्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। बिज़नेस की ये ड्यूटी है कि वो अपने पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट रखे, यानी कि अपने काम को इतना बढ़ा ले बिज़नेस कि बहुत सारे लोग वहाँ पर एम्प्लॉय की फॉर्म में काम कर सकें। अब आप ये बात समझते हो कि जितने ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होगा, एक्सपेंड होगी वो ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ऑल अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना हर बिजनेसमैन की ड्यूटी होती है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। जो प्रॉफिट है वो हमारे बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। अगर हमें प्रॉफिट्स अर्न नहीं हो रहे हैं तो बहुत जल्दी हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक मार्केट में सरवाइव करे, दैट इज़ लॉन्ग सर्वाइवल, ठीक है, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रॉफिट्स अर्न करें और हायर प्रॉफिट्स अर्न करें। सेकेंड वन इज़ फॉर रैपिड ग्रोथ, और वी कैन से दैट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हम एक्सपेंशन वर्ड भी यहाँ साथ ऐड कर सकते हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आप बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओ, तो उसमें प्रॉफिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो रोल किस तरह से होता है, एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको क्लियर करेंगे। अगर आपको लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट्स हो रहे हैं तभी आप अपने जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं उनको ख़त्म करने के बाद, उनको यूज़ करने के बाद, रूटीन के एक्सपेंसेस को यूज़ करने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है जिसको आपने अपने बिजनेस में रिटेन करना है। दैट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड प्रॉफिट्स। और उन रिटेन्ड प्रॉफिट से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाते हो। मैं कुछ रिपीट कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर लिसन अगेन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो तो आपको आपके बिजनेस में कुछ और कैपिटल लगानी पड़ेगी, और वो कैपिटल आप कहाँ से लाओगे? अपने रिटेन्ड प्रॉफिट से लाओगे। ठीक है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स हैं? जो आपको लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट हुए थे, उन प्रॉफिट्स में से आपने कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लिया और बाकी बचा हुआ पार्ट अपने बिजनेस में छोड़ दिया। उसी बचे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड प्रॉफिट्स कहते हैं। और अब उन रिटेन्ड प्रॉफिट्स की हेल्प से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि रिटेन्ड प्रॉफिट्स ही एक ऐसा चीपेस्ट सोर्स हैं आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का, जिसके कंपैरिजन में आप किसी और सोर्स को ले ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स मीन्स आप बैंक से लोन ले रहे हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपके ऊपर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। तो आप बिज़नेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हो, बिज़नेस की ग्रोथ करना चाहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट हो, जिससे आपके बिज़नेस के ऊपर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट ना हो। थर्ड वन इज़ फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। बिजनेस को कंडक्ट कौन कर रहा है? मैनेजर्स कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रही है। अब उनकी एक्टिविटीज़ कितने अच्छे से कंडक्ट हो रही हैं, कहाँ से पता चलेगा? प्रॉफिट से, कि बिजनेस में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। तो अगर बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। वो ये देखते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम अगर और एफर्ट्स करें तो हम अपने प्रॉफिट्स को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन, हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हर बिजनेसमैन ये बात चाहता है कि उसकी सोसाइटी में अच्छी इमेज हो, अच्छी गुडविल हो, अच्छी पहचान हो। तो वो किसकी हेल्प से हो सकती है? प्रॉफिट्स की ही हेल्प से हो सकती है। अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो एम्प्लॉयर्स को अच्छी सैलरीज देगा, वर्कर को अच्छी वेजेस देगा, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखेगा। और ये सब कुछ कब हो पाएगा, कब पॉसिबल हो सकता है? जब हमारे को क्या हो रहे हों? प्रॉफिट्स हो रहे हों। लास्ट वन इज़ फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। अगर आपको कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं और आप उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो? प्रॉफिट्स हुए उसमें से आपने उनको री इन्वेस्ट किया, यानी कि और कैपिटल बिजनेस में लगा दी, और उससे आपको क्या हुए? मोर प्रॉफिट्स हुए। यानी कि प्रॉफिट्स अगर होंगे तो ही आपको मोर प्रॉफिट्स होंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बिजनेसमैन को बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट्स होने चाहिए, ताकि वो ग्रोथ भी कर सके, लंबे टाइम तक अपने आप को मार्केट में सर्वाइव भी करवा सके, अपनी गुडविल को भी मेंटेन कर सके और हायर प्रॉफिट्स भी अर्न कर सके। दैट्स ऑल अबाउट द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। Now check your knowledge, what you learned from the chapter. That is the questions जो आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। अपने चैप्टर को लर्न करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये क्वेश्चंस रीड करेंगे और इनके आंसर्स जो हैं वो आप सबको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। आप अच्छे से चैप्टर को रेडी कर पाएंगे। Thanks a lot.